नमस्कार। डॉक्टर कहते कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचा सकें, और आज हम आप तक पहुंचाएंगे फाइलेरिया रोग और निदान इस विषय पर जानकारी, और राज्य और केंद्र सरकार की ओर से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर विशेष रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप जोगदंड, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में या कहें कि हाथी पाँव नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये रोग? ये जो रोग है इसको हाथी पाँव रोग से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण रूप से ये होता है मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है जी। और इसमें जो मेन राउंड वर्म होता है या फिर जो परजीवी है उसको हम बैनक्रॉफ्टी उर्चेरिया बोलते हैं। कुछ जगह पे ये तीन अलग अलग टाइप के परजीवी है। एक तो है बैनक्रॉफ्टी उर्चेरिया, कुछ जगह पे ये ब्रूगियन मैली या फिर ब्रूगियन टिमोरी, ये तीन अलग अलग परजीवी है जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। मच्छरों द्वारा वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे शरीर में अंदर जाने के बाद एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जी। ये लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स तैयार होते हैं उनको जो मैनेज करता है या फिर इस बॉडी फ्लूइड को कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होने देता है जी। उनको एब्जॉर्ब करता है और उनका हमारे शरीर से अच्छे तरह से उसका ये निराकरण किया जाता है। तो इस सिस्टम को ये उर्चेरिया बैनक्रॉफ्टी जो परजीवी है वो अफेक्ट करता है। इसके अंदर वो जाता है और इसके अंदर वो जाके उस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब ये आपके शरीर के अंदर आता है जी, मतलब जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद आपको इमीडिएटली कोई सिम्टम नहीं होता है जी, क्योंकि वो जब लिम्फ नोड में जाता है, जब वो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक करता है, उसके बाद जो फ्लूइड्स है वो फ्लूइड्स आपके शरीर से जाना बंद हो जाता है। इसकी वजह से वो डिपेंडेंट पार्ट्स में वो जमा होने लगते हैं जी। तो 5-6 साल के बाद ये होता है कि आपको हाथी पाँव, मतलब वो पाँव पैरों में सूजन होती है। कभी कभी आपके जो अंडकोश है उसमें भी सूजन आ जाती है जी। तो इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन होता है। तो मेनली ये जो है मच्छरों द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है और ये एक राउंड वर्म की वजह से ये होता है। जी। डॉक्टर साहब, वही पैरों में जो स्वेलिंग होती है, सूजन होता है, इसके कारण से इसको हाथी पाँव कहा जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि ये मच्छरों के काटने से होता है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके मच्छर मतलब साफ पानी या गंदे पानी में पनपते, कहाँ पनपते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। क्योंकि इस रोग के जो मच्छर है ये मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं। जी। अब हमारे देश में जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है उसी की वजह से वो फैलता है। कुछ देशों में जो मच्छर मलेरिया करते हैं, एनोफिलस, जी जी, उससे भी वो फैलता है, लेकिन वो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में सिर्फ वो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है जो कि एकदम गंदे पानी में पनपता है, उसकी वजह से यह रोग फैलाया जाता है। जी। और ये आपके जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं या फिर शाम का जो टाइम होता है, जी जी, उस टाइम पे वो आपके घर के अंदर आते हैं और वो आपको काटते हैं। जी। तो उनके काटने से बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है और उस पेशेंट में वो माइक्रोफाइलेरिया सर्कुलेट हो रहे हैं बॉडी में, जी, तो वो उसको वहाँ से पिक करता है और जिस आदमी को उसके अंदर जब वो आता है माइक्रोफाइलेरिया, तो उसको डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है। जी। एक 10 से 15 दिन तक उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। उसके बाद वो जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तो फिर वो उस व्यक्ति के अंदर इस पैरासाइट को इंसर्ट करता है। जी। और उसके बाद फिर वो उस व्यक्ति में वो रोग फैलने लगता है। बिल्कुल। यानी कहा जाए कि ये बहुत ही भोर में या सुबह सुबह और रात के समय इनके काटने की संभावना ज़्यादा होती है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये कहें कि क्या ये संक्रामक बीमारी भी है? संक्रामक इन द सेंस कि वो मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। जी।
मतलब आप एक साथ रह रहे हो या फिर एक दूसरे को आप टच कर, इससे नहीं होगा। ये सिर्फ ये मच्छरों द्वारा ही फैलाई जाने वाली बीमारी है। जी जी। डॉक्टर साहब, अब ये मान लो फाइलेरिया रोग हो गया है तो क्या ये हमारे स्वास्थ्य को और हमारी आर्थिक स्थिति को किस तरीके से ये प्रभावित करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि फाइलेरिया जब होता है जी तो इनिशियल स्टेज में आपको उसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। उस रोगी में मतलब जिसमें वो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन 5 से 6 साल तक अपने अंदर रखता है और वो 5 से 6 साल तक वो दूसरों को फैला सकता है, लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। और जब वो उसके लक्षण दिखने लगते हैं तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं या फिर उसके जो अंडकोश है वो फूल जाते हैं। तो इसकी वजह से एक उस मनुष्य के अंदर एक मानसिक दड़पन आ जाता है जी। या फिर वो सामाजिक इसमें वो कहीं इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या फिर वो आपका उसका जो रूटीन कामकाज है वो नहीं कर पाता है। जी जी। अब रूटीन कामकाज नहीं कर पाता है, इसकी वजह से उसकी जो दैनंदिन जो कार्य है जी जी वो रुक जाते हैं और दैनंदिन कार्य रुकने की वजह से उसका जो आर्थिक इसका बोझ है वो उस पर पड़ने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो उस पैर की या फिर उस जख्म की अगर वो केयर नहीं करेगा तो उसको रिपीटेड इन्फेक्शन होते रहेंगे और वो रिपीटेड इन्फेक्शन होने की वजह से फिर उसको और डिप्रेशन आएगा जी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इससे की वजह से उसका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इवन उसका जो आर्थिक परिस्थिति वो भी अफेक्ट करती है। जी। डॉक्टर साहब, लक्षण कैसे हैं, कैसे वो जानेगा कि ये इस प्रकार कि ये हाथी पाँव या ऐसे फाइलेरिया रोग हो गया है? यही प्रॉब्लम है इस बीमारी का कि इस बीमारी में शुरुआती क्षणों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। ये हो सकता है कि इमीडिएटली उसको मतलब कुछ दिनों के बाद उसको फीवर आने लगे, लेकिन जो फीवर है या फिर अब बुखार है इसके तो बहुत सारे कारण हैं, तो इसको रूल आउट करना बहुत मुश्किल है जी जी। कि ये फाइलेरिया की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी हो सकता है कि जो लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फेटिक सिस्टम होता है वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत सूजन आ जाए जी। या फिर कभी कभी ये हो सकता है कि एंट्री जो होता है उस पैरासाइट का वो आपके जो दो पैरों की जो 2 उंगलियां हैं उसमें जो ये फट ये रहता है, गैप रहता है जी जी, वहाँ पे हो सकता है, तो वहाँ पे शायद उसको कभी खुजली हो जाए। लेकिन ये सारे सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक है जी। तो मतलब वो स्पेसिफिक कोई सिम्टम्स जो है वो नहीं दिखाई देते और एक 6 साल के बाद या फिर 6-7 साल के बाद जी उसको डायरेक्टली या तो उसका पैर सूजेगा या फिर उसके अंडकोश में एक सूजन दिखाई देगी जी। तो इसका यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इस रोग में हम इनिशियल स्टेज में उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाते या फिर दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ पे एंडेमिक एरियाज है, एंडेमिक मतलब जो कि प्रभावित क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में सरकार द्वारा एक नाइट ब्लड सर्वे किया जाता है क्योंकि इस परजीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये माइक्रोफाइलेरिया जो है, क्योंकि जो एडल्ट पैरासाइट जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है जी। और उस लिम्फेटिक सिस्टम में रहने के बाद वो कुछ माइक्रोफाइलेरिया वहाँ पे बनाता है मेल और फीमेल का ये होने के बाद जी। और वो माइक्रोफाइलेरिया फिर वो ब्लड में सर्कुलेट होने लगते हैं। लेकिन ये ब्लड में सर्कुलेट होने का जो उसका टाइमिंग है वो है नॉक्चर्नल पीरियड बोलते हैं जी जी, जो कि रात के पीरियड में वो आपके ब्लड में दिखाई देगा। और जब तो आपको अगर उसको फाइंड आउट करना है तो रात के समय में उसका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा और ये रूटीनली पॉसिबल नहीं होता। तो जिस प्रभावित क्षेत्रों में जी हमें लगता है कि ये प्रभावित क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में हम नाइट ब्लड सर्वे कराते हैं और उस नाइट ब्लड सर्वे में हमें फिर वो दिखाई देता है कि वो माइक्रोफाइलेरिया उस एरिया में है जी। और उस वक्त अगर वो माइक्रोफाइलेरिया उसके ब्लड में हमें मिलता है किसी के शरीर में तो फिर हम उसको एक 12 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं जी। तो वो ट्रीटमेंट से वो जो भी फाइलेरिया है वो मर जाता है जी। लेकिन लक्षणों के तौर पर हमें कोई लक्षण उसमें नहीं मिल पाते, नहीं दिखते, तुरंत तो नहीं दिखते हैं, लेकिन बाद में उसको 5-6 साल जाने के बाद। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बताया कि अगर हमें संदेह है कि ये
प्रभावित क्षेत्र है तो हम उनकी सैंपल लेके और फिर जांच की जाती है, यानी जांच इसकी होती है और उसके बाद फिर यदि लगता है तो फिर इसका उपचार भी शुरू किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, फाइलेरिया के उपचार या कुछ ऐसा कुछ विशेष टीकाकरण इसका उपलब्ध है? नहीं, टीकाकरण इसका कोई उपलब्ध नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपचार नहीं है, उसको हम ये बोलेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहा जाता है। कि मतलब इसका रोकथाम ही इसका उपचार है जी, या फिर इसका प्रिवेंशन, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं कि इसका बचाव ही इसका उपचार है। जी। तो बचाव कैसे किया जा सकता है कि एक तो आप, ये फैलने वाला है मच्छरों से, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मच्छरों से काटने से आप बचाइए जी अपने आप को। तो अब इसमें हम अब बहुत सारे जो मच्छरों से फैलने वाले डिसीजेस है उसमें हम कहते हैं कि मच्छरदानी का यूज़ करो, और जो आपका अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम का टाइम है उसमें आप आपके घर के दरवाजे बंद रखो, खिड़कियां बंद रखो, ताकि वो मच्छर अंदर ना आ सके। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप फुल स्लीव्स कपड़े पहनो जी। तीसरी चीज़ ये है कि ये आपके गंदे पानी में पनपता है, तो आप जो गंदा पानी आपके आजू बाजू में ना रहने दे जी, तो उसकी अच्छे से ये देखभाल करें ताकि वो मच्छर ना पनपे। सफाई रखें, स्वच्छता रखें जी। तो ये कुछ जो हम कह सकते हैं कि बचाव करना जी मच्छरों द्वारा, वो आपको फाइलेरिया से बचा सकता है। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी हम MDA करते हैं, मतलब मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हर साल जो प्रभावित क्षेत्र है बिल्कुल वहाँ पे हम सारे जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के सारे जो लोग एलिजिबल है जो कि मोर देन 2 years ऑफ एज है जी, तो उनमें एक दवाइयों का खुराक देते हैं। सिंगल डोज होता है वो, उसमें 3 प्रकार की अलग अलग दवाई है, कुछ जगह पे वो 2 प्रकार की दवाई होती है। डॉक्टर साहब, हम इन दवाइयों के बारे में और इसकी खुराक के बारे में जानेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें, हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर कहते सजीव प्रसारण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप जोगदंड जी हैं जो फाइलेरिया रोग और निदान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, DEC की खुराक के बारे में इसके पहले आप बता रहे थे किस प्रकार से इसकी खुराक ली जाती है और कैसे दिया जाता है और किन व्यक्तियों को दिया जाता है, उसके बारे में एक बार फिर हम जानना चाहेंगे। अब इसमें जिसमें माइक्रोफाइलेरिया मिला है उसको हम 12 दिनों की खुराक देते हैं जी, लेकिन इसके प्रिवेंशन में जो हम कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जी, तो उसमें हम एक MDA एक्टिविटी करते हैं, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी। तो उसके अंतर्गत 2 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों जी, जिसमें हम प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देते हैं और जो बहुत सीरियसली इल पेशेंट्स है उनमें नहीं देते हैं, लेकिन बाकी बुजुर्गों को भी देते हैं जी। सिर्फ ये इसमें ये है कि सीरियसली इल नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देते हैं, और तीसरा 2 साल के नीचे के बच्चों को हम ये खुराक नहीं देते हैं। बाकी सभी व्यक्तियों को हम ये दवाइयाँ देते हैं। अब हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है, कुछ ज़िलों में हम इसकी 2 ड्रग्स की दवाई दे रहे हैं और कुछ ज़िलों में इसमें 3 ड्रग्स दे रहे हैं जी। तो ये एक ही टाइम में लेनी है। तो इसमें अब जो खुराक है वो आपके एज के हिसाब से दी जाती है, और दूसरी खुराक जो है वो आपके हाइट के हिसाब से दी जाती है। तो ये दवाई जो है आपको एक ही टाइम में लेनी है, हर साल एक बार राउंड होता है उसका जी। और उस टाइम पे जब आपके घर, अभी बहुत बार ये होता है कि अभी इस कैंपेन के दौरान हम 3 दिन का बूथ एक्टिविटी करते हैं जी। तो बूथ में जाके खाना चाहिए। तो हम तो अपील करते हैं मतलब जनता से कि वो बूथ में ही जाके खाए
ताकि वो वहीं पे वहाँ पे डॉक्टर्स लोग रहते हैं या फिर वहाँ पे बूथ पे मितानिन रहती है, हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहती है। जी हाँ। तो अगर वो वहाँ पे जाके खाएंगे तो उनके मन में भी कोई संदेह नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको भी ज़्यादा घूमने की प्रयास नहीं पड़ेगा। जी, जी, जी। तो यही एक ये है कि ये जो खुराक है एक ही टाइम हमको लेनी है एक साल में, तो वो अगर हम ले लें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जहाँ पर प्रभावित क्षेत्र है उन स्थानों के लोगों को ये ज़रूर सेवन करना चाहिए ताकि ये इस रोग से बच सकें। जी जी। डॉक्टर साहब, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इसके उन्मूलन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? केंद्र शासन की तरफ से 2004 से इसके उन्मूलन के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जी। तो इस प्रोग्राम में पहले हमने 2004 से 2007 तक हम सिंगल ड्रग देते थे। 2007 से लेके 2018 तक हम 2 ड्रग्स देते थे जी। और 2018 के बाद हम इसमें अभी 3 ड्रग्स हमने कुछ जिलों में इंक्लूड किए हैं जी। तो इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य जो है या फिर मेन ऑब्जेक्टिव्स हम जिसे कह सकते हैं जी। उसमें 2 चीज़ें हम करते हैं। एक तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एवरी ईयर और दूसरी चीज़ है इसमें हम बोलते हैं कि मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी को हो चुका है फाइलेरिया, किसी को हाथी पाँव रोग हो चुका है तो उसकी देखभाल करना। तो उसकी देखभाल करने के लिए को MMDP किट भी दिया जाता है जी। और उन रुग्णों की देखभाल करने के लिए कुछ MMDP क्लिनिक्स भी चलाए जाते हैं, तो उसके द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। इसमें जो हाइड्रोसील होता है जी जी। जिसको मैंने बोला कि वो अंडकोश का सूजन वगैरह होती है, तो उस हाइड्रोसील के ऑपरेशन की भी कोशिश या फिर ऑपरेशन भी किए जाते हैं जी जी। और जो कि मुफ्त में किए जाते हैं। तो ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा MDA के लिए सारे जो ड्रग्स हैं वो ड्रग्स मुहैया किए जाते हैं और ये ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। मतलब इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना है और आपकी स्वास्थ्यकर्ता आपको ये मुफ्त में दे रही है जी जी। तो जो केंद्र सरकार इस प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करता है, प्लान करता है जी। और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट द्वारा किया जाता है। अब स्टेट में क्या करते हैं कि स्टेट में हम प्लानिंग करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने क्षेत्र प्रभावित हैं जी जी। तो उस क्षेत्र को पहले चिन्हांकित किया जाता है और उस क्षेत्र को चिन्हांकित करके इसमें क्या करते हैं कि हम नाइट ब्लड सर्वे जो मैंने बताया जी हाँ, जी तो वो किया जाता है और उसके द्वारा ये देखा जाता है कि MF परसेंटेज मतलब माइक्रोफाइलेरिया का रेट उस कम्युनिटी में कितना है, उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल दिया जाता है। तो उस थ्रेशोल्ड लेवल से अगर ऊपर है तो उस एरिया में हम ये MDA एक्टिविटी कार्यान्वित करते हैं। कभी कभी ये होता है कि जो अप्रभावित क्षेत्र है या फिर जिसको हम नॉन एंडेमिक कहते हैं, अगर उस क्षेत्र में हमको ये MF रेट ज़्यादा मिल रहा है तो उस क्षेत्र में हम एक फोकस्ड MDA कहा जाता है। तो उसमें उस एरिया में हम वो MDA कार्यान्वित करते हैं जी जी। और दूसरी चीज़ ये है कि मच्छरों के लिए जो भी एक्टिविटीज़ उसको कंट्रोल करने की है तो वेक्टर जिसे हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट जी जी। तो वो एक्टिविटीज़ भी उस एरिया में की जाती है जी। डॉक्टर साहब, अब हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, यहाँ पर किस तरीके से इसके लिए क्या अधोसंरचना तैयार की गई है, किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए? वही मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे हम एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रभावित क्षेत्र कौन से है और उस प्रभावित क्षेत्र में हम MDA स्टार्ट करते हैं। अगर कोई हमें MF पॉजिटिव मिलता है तो उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं जी जी। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि 17 जिलों को हमने चिन्हांकित किया गया है जी। तो अभी कल से ये MDA के राउंड किए जाएंगे। अभी 28 तारीख कल से लेके 2 तारीख तक 27 से 2 तारीख तक ये बूथ एक्टिविटी होगी। मतलब एक बूथ बनाए जाएंगे हर गांव में, हर अर्बन एरिया में और उस बूथ में इस दवाई को दिया जाएगा जो भी प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनको जी। और जो लोग इस बूथ में नहीं आ पाएंगे या फिर जो लोग इसमें से छूट जाएंगे उसके लिए 10 तारीख तक हमारी मितानिन दीदी या फिर स्वास्थ्यकर्ता घर घर जाकर उन लोगों को वो दवाइयाँ खिलाएगी जी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि पहले और अब
मतलब तुलनात्मक रूप से हम देखें तो कितना इस पर काबू आ पाया है, लोगों में जागरूकता कैसी है रोग के प्रति, और लोग क्या इसका इलाज कराने आगे आ रहे हैं? फाइलेरिया रोग के उन्मूलन में कितना सहायक सिद्ध हो रहा है ये एमडीएस से तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से पहले जो हमें पेशेंट्स ज़्यादा मिलते थे उसमें थोड़ी बहुत तो कमी आई है जी। लेकिन फिर भी हमें छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत काम करने की ज़रूरत है जी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम देखते हैं दूसरे देशों को, तो 5 एमडीए राउंड के बाद या 6 एमडीए राउंड के बाद उनको फिर राउंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पे 5 राउंड हो चुके हैं, उसके बाद भी हमें वो राउंड करने की ज़रूरत पड़ रही है। जी। तो अभी हमें और जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है जी। और हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो दवाइयों की खुराक है, इसका सेवन करे। बिल्कुल। ताकि हम क्योंकि हमने नेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पर हमने ये डिसाइड किया है या फिर हमारे भारत सरकार ने ये निश्चित किया है कि हम इस रोग को 2027 तक उन्मूलन कर दें। जी जी। अगर इसका निर्मूलन करना है, उन्मूलन करना है, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इस दवाई की खुराक लेके उसका बचाव किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। उससे हमें बचाया जा सके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब, केंद्र और राज्य सरकारें तो अपनी ओर से प्रयास कर ही रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कुछ हमारी घरेलू आदतें या स्वच्छता किस प्रकार से इस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं, स्वच्छता की आदत से या उसको अपनाकर? जी, स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर इससे बचाव करने के लिए, क्योंकि अगर गंदा पानी आपके आजू बाजू में जमा नहीं है या फिर नालियाँ नहीं है गंदी, जी जी, तो वहाँ पे मच्छर नहीं पनपेंगे। अगर मच्छर नहीं पनपेंगे तो इनका ट्रांसमिशन हम रोक पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, जिसमें रोग हो चुका है तो वो भी अगर स्वच्छता रखे आपके पैरों की, वो कुछ एक्सरसाइजेस हम उसको बताते हैं, वो अगर रेगुलरली करें। जी जी। क्योंकि हम उसको बोलते हैं कि मतलब दिन में 2 बार आपको उसको साफ करना है, सफाई रखनी है, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये रिपीटेड इन्फेक्शन होने की वजह से भी उसको तकलीफ होती है। जी जी। तो स्वच्छता एक महत्वपूर्ण अंग है आपके सारे डिसीजेस के लिए। जी। मतलब सिर्फ फाइलेरिया के लिए नहीं है, दूसरे रोगों के लिए भी, सारे मच्छर जनित रोगों के लिए स्वच्छता ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। और जहाँ पर मच्छर पनपता है ऐसी जगहों पर विशेष रूप से साफ सफाई रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, सावधानी क्या रखें, कोई भी फाइलेरिया रोग के साथ साथ और भी वेक्टर जनित रोग ना हो, इसके लिए क्या सावधानी रखें? सावधानी यही है कि आप मच्छरों से सुरक्षा करें आपकी। जी। अब कुछ जगहों पे मच्छरदानी का प्रयोग अभी बहुत सी जगह पे नहीं किया जाता, तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। घरों में आप अगर आपके यहाँ पे मच्छर है तो फुल स्लीव्स कपड़े पहने। जी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप मच्छरों के काटने से बचाव करें। जी जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, फाइलेरिया रोग से वो बचे रहें? मेरी यही विनती है सभी दर्शकों से कि ये जो एमडीए की खुराक है जी, वो आप किसी भी हालत में इससे इनकार ना करें, क्योंकि बहुत बार ये होता है, कभी कभी ये होता है कि अगर ये दवाई लेने से कुछ मामूली सिम्टम्स आते हैं, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपके अंदर वो माइक्रोफाइलेरिया है जी और आपने वो दवाई ली और उसमें आपको कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखे, तो ये एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है कि वो आपके अंदर के जो माइक्रोफाइलेरिया वो मर रहे हैं, उसकी वजह से हो। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी ये होता है कि अगर आप भूखे पेट उस दवाई को खाओगे जी जी, तो आपको वोमिटिंग जैसा या फिर थोड़ा सा पेट में दर्द जैसा कुछ थोड़ी बहुत मामूली तकलीफ हो सकती है, और ये मामूली तकलीफ़ें मोस्टली 24 to 48 आवर्स के बीच में वो कवर हो जाती है। लेकिन यही है कि हमें दवाई खाने से चूके ना, बिल्कुल दवाई का सेवन जरूर करना, बिल्कुल सेवन करें। और आपके जो परिजन हैं, आपके जो भी प्रियजन हैं, उन सभी को ये दवाई लेने के लिए आप प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें। जी डॉक्टर साहब, जी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब आज, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो जानकारी हमने दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।